दिस इज़ फंज एजुकेशन। और आज मैं केपलर्स के नियम बताऊंगा कि कौन कौन से नियम थे। वो ग्रह आधारित नियम थे कि कैसे, यानी ग्रह के जो मूवमेंट थे उनको एनालिसिस करके केपलर ने नियम दिए थे। 3 नियम दिए थे, उनको हम पढ़ेंगे। मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरा सहयोग करें। चलते हैं केपलर्स के नियम पे। पहला नियम जो है वो कक्षाओं के नियम के नाम से भी जाना जाता है, यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। उसमें एक कथन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं। जैसे एक सूर्य है तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पे होता है। ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो गई। यहाँ एक इसका जो एक्सेस होता है, एक जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है उसका एक पॉइंट ये होता है और एक ये होता है। तो दोनों में से किसी एक पॉइंट पर यानी सेंटर पर सूर्य स्थित होता है। तो यही कहता है कि सभी ग्रह जो होते हैं, मान लिया ये सन है, सन, ठीक, ये कोई ग्रह है, तो सभी जितने ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर कौन सी कक्षाओं में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं, ठीक। तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर, किसी एक फोकस पर स्थित होता है। इसको S1 कहते हैं। अगर यहाँ रहता है तो S1 और यहाँ रहता है तो S2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला नियम है। आगे चलते हैं द्वितीय नियम पर। द्वितीय नियम कहता है कि क्षेत्रफलीय चाल जो होती है वो नियत होती है। उसमें क्या है, इसको क्षेत्रफलीय चाल का नियम भी कहते हैं कि किसी भी ग्रह का सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान अंतरालों में, समान समय अंतराल में, जो भी समान समय अंतराल होता है उसमें समान क्षेत्रफल पार करती है। अर्थात ग्रह की जो क्षेत्रफलीय चाल होती है वो नियत होती है। तो समझते हैं, जैसे ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो गई, इसके एक सेंटर पर कोई सन है, यानी एक सन सूर्य जो है वो है, कोई यहाँ प्लैनेट है, ठीक है। तो यहाँ से जो मिलाने वाली रेखा है, अगर ये कोई ग्रह जो है टी सेकंड बाद यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ से और यहाँ तक पूरी जो ये क्षेत्रफल एरिया है वो अगर इस तरफ आए, उतने ही सेकंड यहाँ टी भी ट्रेवल करे और यहाँ पहुँचता है, तो ये जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। यानी अगर 2 सेकंड बाद ये है तो 2 सेकंड बाद ये है, तो जो इनका ट्रेवल का एरिया है वो सेम होगा। तो यही नियम होता है, क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है। इसका जो मैथमेटिकली फॉर्म है वो है dA/dt = J/2m। केपलर का द्वितीय नियम जो है वो कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पूछता है कि कौन सा जो केपलर का नियम है वो कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य है। तो हमारा सेकंड है, केपलर का सेकंड लॉ। तो इसका एक फॉर्मेट है कि किसी भी ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है। फिर आगे चलते हैं थर्ड नियम। इसको परिक्रमण कालों का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स। कोई भी ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। जैसे ये है ना, ये कोई दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, सूर्य यहाँ है स्थित, ये कोई ग्रह है, तो इसकी जो ये एक्सिस होती है वो A, इसके जो इसका परिक्रमण काल होता है कोई भी ग्रह का वो T होता है अगर, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो अर्ध दीर्घ अक्ष है उसके तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो T² इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A³। ये होता है नियम। आगे चलते हैं। केपलर के नियमों से न्यूटन ने बाद में नियम निकाले हैं, निष्कर्ष निकाले हैं। बाद में न्यूटन आए, क्योंकि केपलर पहले नियम ये सब दे चुके थे कि कैसे कोई जो ग्रह होता है वो मूवमेंट करता है, ठीक है। तो न्यूटन के निष्कर्ष देखते हैं कौन कौन से हैं। उन्होंने एक फार्मूला भी दिया, उसी के बेस पे F जो है वो प्रोपोर्शनली होगा किसके, मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो डिस्टेंस होगा वो उसके बीच की दूरी के वर्ग का।
तो न्यूटन का निष्कर्ष है, देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या था? ग्रह पर एक बल, क्या बल, फोर्स, जो कि अभिकेंद्र बल होगा, यानी जिसका जो दिशा होगी वो सेंटर की होगी, सेंटर की ओर यानी सूर्य की ओर होगी। आगे चलते हैं, दूसरा है निष्कर्ष, यह बल ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो भी अगर कोई द्रव्यमान का पिंड है उसके बीच r डिस्टेंस है तो r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है जो बल होगा, यानी अभिकेंद्र बल। फिर थर्ड है, यह बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जो भी ग्रह का द्रव्यमान होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा। चूँकि ग्रह और सूर्य के बीच एक पारस्परिक बल है, पारस्परिक बल है क्योंकि एक दूसरे को खींच रहे हैं, अतः यह बल सूर्य के द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती होगा। तो थर्ड, ये लास्ट में इन्वर्सली हट करके यहाँ आ जाएगा किसके, F इज इक्वल टू जी, जो इन्वर्सली कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। उसके बाद m जो है हमारा कैपिटल M सूर्य का द्रव्यमान है, स्मॉल m हमारा पिंड का द्रव्यमान है, और जो r है वो दोनों के बीच की दूरी है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2, अगर दो पिंडों के बीच में देखना है तो, अगर सूर्य को छोड़ करके बाकी, अपन आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी जो ये नियम है, जो ये फार्मूला बना, इसी को न्यूटन का इसी को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपना नियम बताया, क्या होता है कि दो पदार्थिक, जो ऐसा कण हो, जो पदार्थ है वो पदार्थिक कण के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर आगे चलते हैं। इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के सीध में होता है। जैसे एक कण ये है, एक पिंड ये है, दोनों पिंड हैं। ठीक है, इसका m1 है, इसका m2 है, और इनका जो आकर्षण बल हो रहा है वो एक डायरेक्शन में लग रहा है। एक F1 ये है, इस F1 से कर रहा है, ये F2 हो गया, ये F1 हो गया। तो जो इसका जो मिलाने वाली रेखा, इसकी यानी जो बल होगी उसकी दिशा के उसी दिशा पे होगी जो उसका मिलाने वाली रेखा रहेगी। फिर आगे चलते हैं। जी का मात्रक हम निकालेंगे। F जो होता है अगर हम निकालते हैं तो F न्यूटन होता है, और जो है ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और जो द्रव्यमान हो जाएगा वो kg स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो वीमा सूत्र होगा वो m-1 L3T-2 हो जाएगा। फिर जी का जो प्रायोगिक मान है वो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। आगे चलते हैं। गुरुत्वीय बलों की विद्युत बलों से तुलना। आइए चलिए देखते हैं गुरुत्वीय बल मजबूत होता है कि विद्युत बल मजबूत होता है। तो यहाँ लिखा है Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अपान इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक, जो कि वो स्लाइटली इक्वल होता है किसके, 10⁻43। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बताया जाता है कि Fg यानी जे ग्रेविटेशनल फोर्स स्लाइटली इक्वल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स का 10/10⁻43, यानी बहुत कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स विद्युत बल की अपेक्षा में। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो है फोर्स ज़्यादा होता है इससे, कितना टाइम्स, 1/10⁻43 टाइम्स होता है। आगे चलते हैं। गुरुत्वीय बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। जानते हैं कि जहाँ दो पिंड हैं वहाँ निर्वात है, वहाँ कोई माध्यम तो है नहीं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको भेजना होता है तो किसी वायर, किसी चालक के द्वारा हम भेजते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गुरुत्वीय बल सदैव आकर्षण बल होता है, कोई भी गुरुत्वीय बल जो होगा वो आकर्षण बल होगा, जबकि वैद्युत बल जो होता है वो आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर समान जो है तो प्रतिकर्षण,
और विपरीत हैं तो आकर्षण। तो ऐसा ग्रेविटी जो होती है वो एक आकर्षण बल ही होती है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। जैसे हम लोग ग्रेविटी की वजह से हैं यहाँ, अगर ग्रेविटी ना हो तो हम लोग आसमान में उड़ते रहेंगे, मतलब यानी ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठेंगे। जैसे चांद पे है, ग्रेविटी नहीं है। जैसे हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, यानी हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जाते हैं, तो जब वहाँ यहाँ पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर चले जाते हैं, जैसे वो इंटर करते हैं विदाउट ग्रेविटी, वो उड़ने लगते हैं उसी में, प्लेन के अंदर, रॉकेट के अंदर जो है करने लगते हैं। फिर आगे चलते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि है। ठीक, यही होता है, जानते ही हैं, वेग परिवर्तन की दर वो होती है त्वरण। तो जैसे जैसे वो गिर रहा है 1 सेकंड में, उसमें जो जो वृद्धि हो रही है वही गुरुत्वीय त्वरण होगी, मुक्त रूप से, यानी फेंका ना जाए, कोई बल ना लगाया जाए, डायरेक्ट छोड़ दिया जाए, तो वो फ्रीली जो है फॉलिंग हो रही हो तो। फिर आगे, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यानी जी जो है वो इज इक्वल टू होती है कैपिटल जी ME, यानी मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये होता है फार्मूला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। आगे चलते हैं, यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराई जाएं तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराई जाती हैं तो वो साथ पहुंचेंगी। अगर मान लिया कोई भी एक हल्की वस्तु, एक 2 ग्राम की, एक 10 ग्राम की, ठीक, दोनों h ऊंचाई से गिराई जा रही है तो दोनों साथ आएंगी। अगर दोनों एक ही ऊंचाई से गिराई जा रही हैं, ठीक है, समान त्वरण उत्पन्न होगा। ये मतलब जो है डेफिनेटली ऐसा है, ठीक है। कोई भी द्रव्यमान हो, उसे द्रव्यमान से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर समान रूप से हैं, मतलब एक ही डिस्टेंस पे हैं तो समान रूप से ही आएंगी नीचे। हाँ, अगर थोड़ा ऊंचाई पे है तो जो है जो पहले नीचे होगी वो आएगी जल्दी, यही होता है। आगे चलते हैं, वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन बल भी, बायोंसी इफेक्ट भी और शानकर्षण विस्कॉस ड्रग के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। यानी वायु अगर अनुपस्थित हो तो, क्योंकि उसमें घर्षण भी उत्पन्न होता है, इसलिए जो है देर और वो उसमें, यह दशा में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी अगर वायु की उपस्थिति है तो, क्योंकि भारी वस्तु जो है वो ज़्यादा लगाएगी फोर्स नीचे आने के लिए, और हल्की वस्तु जो है वो वायु की उपस्थिति में धीरे पहुंचेगी। फिर आगे चलते हैं, पृथ्वी के द्रव्यमान व घनत्व की गणना। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो हम देखते हैं,